हेलो हेलो। फर्स्ट निहार। हेलो। नमस्कार। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय। नमस्ते। नमस्कार। जय सुश्रुत। जय सुश्रुत। उज्जवल। हेलो शिवम। वेरी गुड इवनिंग कार्तिक। हेलो उर्वशी। जय सुश्रुत। चरण स्पर्श। नमस्कार सुमित। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम। तो आज मैंने टॉपिक के लिए पूछा था आकाश। जय सुश्रुत। जय सुश्रुत। थैंक यू आकाश। थैंक यू। नमस्ते विवेक। तो आज लाइव जो आए हैं हम, पहले आवाज क्लियर है ये बता दीजिए मुझे। अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो आवाज अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस। चलो थैंक यू रूपाली। जैसे कि मैंने आज स्टोरी लगाई थी कि कुछ टॉपिक बताइए, क्योंकि मैं लाइव करना चाहता था और कभी कभी ऐसे होता है कि रैंडम लाइव करते हैं, टॉपिक ख्याल में नहीं रहता है, कुछ आपको क्या चाहिए वो समझ नहीं आता है। तो आज मैंने पूछा था, बहुत सारे अलग अलग विषय पर आए, पर उसमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा मुझे जो लगा, जिसके बारे में बात कर सकते हैं या फिर जिसके बारे में रेयरली बात होती है, तो हम उसकी बात करेंगे। दैट इज संप्राप्ति संगठन एंड संप्राप्ति विघटन। जब हम चिकित्सा की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है, या निदान पंचक में सबसे ज्यादा हमें जिसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, या जो चीज ज्यादा मेहनत मांग लेती है, दैट इज संप्राप्ति संगठन। संप्राप्ति संगठन मतलब जो हम संप्राप्ति केस वगैरह में अब तक लिखते आए या फिर जर्नल भरते आए हैं वो नहीं, पर जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो कौन सी अवस्था में है, कौन से दोष को लेके आपके पास आया हुआ है, वो जो स्थिति है रोग की या विकार की या व्याधि की, वो कहाँ की है, वो कोष्ठ की है, वो शाखा की है, या वो मर्मास्थि संधि की है। इस चीज को अगर हम देखने जाएं या इस चीज के बारे में सोचें तो उसका पूरा जो क्यूमुलेटिव जो रूप है उसको हम बोलते हैं संप्राप्ति संगठन। तो जैसे कि आपके पास अगर जैसे अभी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप नेत्र रोगों के बारे में बात करें या फिर नेत्र रोगों में जैसे नेत्र रोग का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको हम अभिषंद बोलते हैं, बराबर। तो अभिषंद में अगर हम संहिता के बारे में देखें तो उसमें अभिषंद के 5 प्रकार बोले हैं, तो उसमें से किसी न किसी एक प्रकार में हम उसको काउंट कर लेते हैं। और अभी जो चल रहा है उसको ज्यादातर केस में हम पित्तज अभिषंद या फिर कफज अभिषंद, इन दो की कैटेगरी में लेके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। पर हर बार पित्तज अभिषंद ही अगर हम सोचे तो उस पित्तज अभिषंद के 5 अलग अलग पेशेंट के सिम्टम्स और संप्राप्ति अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आपकी जिस तरह से संप्राप्ति संगठन की अवस्था है उसी तरह से आपकी चिकित्सा बदल जाती है। मतलब पित्तज अभिषंद के एक पेशेंट में रक्तिमा ज्यादा है, एक पेशेंट में दाह ज्यादा है, एक पेशेंट में कंडू और रक्तिमा दोनों है, एक पेशेंट में स्राव ज्यादा है। तो उस हिसाब से आपको उस व्याधि की अवस्था या फिर उस व्याधि को समझना पड़ेगा, पित्त की अवस्था को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है दैट इज क्रोनोलॉजी।
आप उसको अगर अच्छे से समझ ले तो आप संप्राप्ति को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यही केस को हम आगे डिस्कस करते हैं अभिसंध के कारण। अब अभिसंध के या फिर नेत्र रोगों के जो कारण बताए गए हैं उसके बारे में आप सोचो तो जो सामान्य नेत्र रोग के कारण है उसके अलावा उसके स्पेसिफिक कारण भी हो सकते हैं या फिर बताए गए हैं। हमें दोनों कारण को अच्छे से समझना है। होल्ड ऑन। मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। जैसे जो कारण बताए गए हैं, अभी अभिसंध के कारण अगर आप सोचो तो दीवा स्वाप करने से भी कभी कभी हो जाता है। कफ प्रकोप, कफज अभिसंध के ये भी कारण है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, ये संक्रमंती नरन नर, ऐसा सुश्रुत महाराज जो बोलते हैं उसमें ये जो औपसर्गिक रोग है वो अलग अलग जो कारण बताए प्रसंग से, गात्र संस्पर्श मतलब कंटेजियस है ये, तो छूने से फैलते हैं। उनके यूज टॉवेल या उनके बेडशीट्स पर उसको यूज करने से, इन सब चीज़ों से अभिसंध फैलता है। तो ये सब कारण के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पर ये अगर औपद्रविक है तो मतलब जैसे पेट के कुछ बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशन में, जैसे सुश्रुत महाराज ने उत्तर तंत्र में नेत्र रोग बताए हैं, वो औपद्रविक के बाद शुरू होते हैं, मतलब कि वो उपद्रव की अवस्था में है तो उसमें कुछ ना कुछ अग्नि की दुष्टि या फिर ऐसे कुछ जनरल कारण रहे होंगे तब भी नेत्र रोग मैनिफेस्ट होगा। तो उसमें उस जनरल कारण को ढूंढना, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान आउट करना है। मतलब अगर कफ प्रकोपक निदान है तो उस हिसाब से उसके अंशांश को सोचना, उसकी संप्राप्ति भी कफ के हिसाब से ही बढ़ेगी। मतलब पेशेंट अगर ज्यादा गेहूं खा रहा है या ज्यादा ऐसे गुरु कफ बढ़ाने वाले द्रव्य ले रहा है पर उसके कफ के जो गुण है उसमें से किसकी वृद्धि हो रही है? कफ के स्थिर गुण की वृद्धि हो रही है, कफ के गुरु गुण की वृद्धि हो रही है। तो उस गुण के हिसाब से आपकी संप्राप्ति बनेगी और उसी के हिसाब से आप चिकित्सा में द्रव्य पसंद करेंगे। मतलब कफ के निदान मिले तो कफ की संप्राप्ति बनती है, तो कफ के गुरु गुण की वजह से संप्राप्ति में गुरु गुण की वृद्धि होती है और वायु कम होता है तो आप में आलस्य ज्यादा आता है या फिर ऐसी कुछ गुरु गुण या फिर लघु गुण के क्षय होने वाली स्थिति जो डेवलप होती है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ लक्षण का प्रादुर्भाव होता है जिसको लेके आपके पास पेशेंट आएगा। आपको क्या करना है? आपको सवाल पूछने हैं, इंटरेक्शन करना है, हिस्ट्री लेंगे, तब पता चलेगा कि इतने इतने निदान है, वो निदान का बॉडी पर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। मतलब गुरुगुण सेवन से बॉडी में गुरु गुण की वृद्धि और लघु गुण का क्षय होगा। उसके अलावा जो सिबलिंग टाइप के जैसे जैसे गुण हैं उसके जो ग्रुप रहते हैं उसमें गुण की वृद्धि या फिर क्षय हानि आपको देखने को मिलेगी। अब जब आप उसके लिए औषध पसंद करेंगे तो औषध चूज करने से पहले आपको ये सोचना है कि गुरु गुण की ऑलरेडी वृद्धि है तो आपको ऐसे लघु गुण के औषध पसंद करने हैं जो कि कफ शामक हो, जो कि वायु को सम्यक स्थिति में लाए, जो कि स्निग्ध गुण रुक्ष गुणात्मक हो, लघु रुक्ष गुण की प्रॉपर्टी वाले, कफ को कम करने वाले द्रव्य जो कि चक्षुष्य हो। ऐसे द्रव्यों का उपयोग आप उस पर्टिकुलर नेत्र रोग में या फिर ऐसे किसी कुक्षी के रोगों में, अग्नि के लिए आप लोगे तो वो आपको स्टिपुलेटेड टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नेत्र रोग में काम करने वाला द्रव्य या त्रिफला को ग्लू सिंपल दे दिया, त्रिफला से नेत्र प्रक्षालन दे दिया, ऐसे नहीं। अगर आप डीप थॉट रखते हैं, आप संप्राप्ति को समझते हैं, तो आप पेशेंट को भी बता सकते हैं कि आप कितने समय में ठीक हो सकते हैं या फिर कितने समय में आपको ये चीज ठीक करनी है। ये सब चीजें डिटेल हिस्ट्री या डिटेल इंटरोगेशन से
पता चलती है। तो इसी तरह से बाकी के रोगों के बारे में भी आप सोच सकते हो। तो मतलब आपको क्या करना है, जो लक्षण समुच्चय आपके पास आया है वर्तमान की स्थिति, उसकी भूत की स्थिति आपको समझनी है कि ये जो वर्तमान की स्थिति है वो डेवलप क्यों हुई, उसकी भूत की स्थिति क्या हो सकती है, बराबर। इन दोनों का क्लब करके आप डिजाइन कर सकते हो कि इसकी भविष्य की स्थिति क्या कर सकते हैं, या फिर वो अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो उसकी भविष्य की स्थिति क्या होती है, क्या हो सकती है, बराबर। ये डिजीज प्रोग्रेस होके कहां तक जाएगा ये आप उसको बता सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हुआ संप्राप्ति संगठन और संप्राप्ति विघटन। इसमें अगर कुछ डिटेल में आपको जानना हो तो मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूं, आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हिमी राजपूत सर, आई एम योर बिग फैन। थैंक यू हिमी, मैं भी आपका बड़ा बड़ा फैन हूं, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। हेलो आराधना, हेलो अंश, हरे हरे, जय सुश्रुत दीपक। Sir, if there is acidity problem in 70-year boy having short sight, can we give him त्रिफला चूर्ण रेगुलरली? आप उसकी अवस्था और उसकी बाकी की कोष्ठ की स्थिति को देखिए, उस हिसाब से त्रिफला दीजिए। नेत्र रोगों का मतलब ये नहीं होता कि त्रिफला दे धनातन देते ही जाए। प्रणाम नितिन सर, प्रणाम हेमा जी। सर, विद्यकर्म रक्तमोक्षण का ही पार्ट है सबसे सेफ वाला? हाँ, रक्तमोक्षण का ही पार्ट है और इससे भी संप्राप्ति विघटन होता है, डेफिनेटली होता है। आई एम नरेश, हिस्ट्री से संप्राप्ति तक कैसे पहुंचे वही तो बताया भाई, अब तक क्या बताया। पंकज, प्रणाम, जय सुश्रुत। रोगी की अवस्था की कल्पना कैसे की जाए? मतलब कल्पना मतलब औषध कल्पना या फिर रोगी की अवस्था की कल्पना? वो हमें अब कल्पना करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट हमारे पास आया है, वही स्थिति में आया है, कल्पना क्यों करना जब वो सामने प्रैक्टिकली बैठा हो। सर, कैन वी प्रैक्टिस इन योर श्रीकला आयुर्वेद हॉस्पिटल इन दिल्ली? प्रैक्टिस मैं खुद करता हूँ वहाँ पे। अभी के लिए कोई असिस्टेंट डॉक्टर नहीं रखे हैं हमने, उतना कुछ नहीं चल रहा मेरा श्रीकला आयुर्वेद। नमस्ते हिमा जी। ये नाम मुझे पढ़ते नहीं आ रहा, एनिमे सेंपाई या कुछ क्या है। आई हैव माइल्ड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, इची स्किन, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आई फ्लू में कौन सा पंचकर्म बेस्ट रहेगा? सिरा वेदन, आई फ्लू के लिए पंचकर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। पंचकर्म बहुत बड़ी एक प्रोसीजर है, या फिर बोल सकते इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, तो उसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दशा और दिशा दोनों देख के पंचकर्म का इस्तेमाल होता है। आई फ्लू के अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि परिषेक हुआ, पिंडी हुआ, लंघन हुआ, आई वॉश, वो सब चीज़ें दे सकते हैं और विद इन 3 to 2 days में वो ठीक हो जाता है। उसके लिए पंचकर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म डिसेंडेंट, सर मुझे सीखना है आपसे। सलोनी, आप लगभग नेक्स्ट मार्च तक आ सकते हैं। मेनिस्कस टीयर, पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मॉडर्न के मतलब डायग्नोसिस या मॉडर्न का कुछ नहीं आता है। प्रणाम विजयपाल, जय सुश्रुत। मैं वही कर रहा हूँ गौरव, आयुर्वेद ही सिखा रहा हूँ। संप्राप्ति बनाते समय एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करें?
अभिजीत या अभिषेक जो भी है आप, वाग्भट इसके लिए बहुत अच्छी चीज बताते हैं, दैट इज शीलनम सतत क्रिया, भाव अभ्यासनम तथा शीलनम सतत क्रिया, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शंस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यू अगर डिसिप्लिन के साथ एक चीज को किया जाए तो वो हमें एक्यूरेसी इंप्रूव करने में मदद करता है, वो कोई भी काम हो। तो संप्राप्ति बनाना जो चीज है वो प्रैक्टिस से ही आती है, बैठे बैठे या किताबें पढ़ने से नहीं आती। तो मैक्सिमम पेशेंट देखे, मैक्सिमम निदानों के बारे में सोचे, जैसे कि कंटिन्यू गुरु आहार सेवन से क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम। तो अंशांश के लेवल पर आप अगर सोचना शुरू करेंगे तो संप्राप्ति बनाने में और बाकी सब चीजों में आपको बहुत हेल्प रहेगी। पर हर एक पेशेंट विशेष है, विशिष्ट है, उस हर एक पेशेंट की अलग अलग संप्राप्ति, वो चाहे 10 पेशेंट आपके पास आए और 10 आमवाद के हो, पर वो आमवाद की 10 पेशेंट की संप्राप्ति अलग अलग है। किसी को शीत असात्म की वजह से हुआ है, किसी को अति दीवास्वाप की वजह से हुआ है, किसी को रात्रि जागरण की वजह से हुआ है, किसी को विरुद्धाहार या अपथ्य सेवन की वजह से हुआ है। तो उन सब की संप्राप्ति अलग है। तो सारे के सारे आमवाद को आपको अलग अलग तरह से देखना होगा और उसके लिए आपको पेशेंट्स को देखना होगा। तो संप्राप्ति बनाने में एक्यूरेसी लानी है तो सबसे पहले पेशेंट्स देखना शुरू करें। जितना भी आपको समझ आए, डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल चीजें आप पूछिए और पेशेंट्स देखिए। जितने पेशेंट देखते जाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी परफेक्शन में कन्वर्ट होती जाएगी। एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, क्या हम सिर्फ एकेडमिक पर फोकस करें या प्रैक्टिस सीखने के लिए क्लिनिक पर जाए? चंचल राजपूत, बहुत ही ये कंफ्यूजन सबको रहता है, स्टूडेंट्स होते हैं तब। बट मेरा मानना ये है कि आपका गोल क्या है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करने की या प्रैक्टिकल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि एकेडमिक्स के लिए आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, वो तो आपको कैसे भी करके मिल जाते हैं। बट अगर आपका गोल प्रैक्टिस का है तो डेफिनेटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट ईयर से ही आपको किसी ना किसी के अंडर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके नज़दीक में कहीं पर भी आयुर्वेदा प्रैक्टिस चल रही हो तो वहां पर रेगुलरली जाइए, वहां पर जाकर सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। ग्रेड अच्छे नहीं हुए तो भी चलेगा, पर प्रैक्टिस में अगर आप अच्छे रहे तो आपकी लाइफ एकदम अच्छे से बन जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस के लिए जाएं, क्लिनिक ही ज्वाइन करें। और थर्ड ईयर नहीं, आपको फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए। आई फ्लू के लिए रक्त मोक्षण की कोई जरूरत नहीं है। क्षय दुर्बल वृद्ध रोगी जिनमें वात क्षय वाला रोग हो, उनमें विद्ध कर्म वर्जित है। अगर वात क्षय हुआ है तो उनमें विद्ध कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। विद्ध कर्म वात प्रकोप की स्थिति में या फिर वात और रक्त की संप्राप्ति में ही करना बेहतर है, क्योंकि उसी में उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। विद्ध कर्म हर बार पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं होता। विद्ध कर्म को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, वो बहुत बड़ा संप्राप्ति भंग करने में आपको मदद करता है। सर, आगरा के आसपास कोई अच्छा पंचकर्म सेंटर बताए जहां हम सीख सके। क्या गजब सवाल आ रहे हैं ये। मुझे मैसेज में भी ऐसे ही सवाल आते हैं कि सर दिल्ली में बताइए, सर बेंगलोर में बताइए। आप जहां पे रहते हैं वहां का आपको नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना कोई डायरेक्टरी लेके बैठा हूं सबकी। मुझे ये सब चीजें नहीं पता होती कि आपके आसपास कौन अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। आप खुद एक्सप्लोर करिए। इंस्टाग्राम पर थोड़ी ना सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ आपको, ये सारे एड्रेस बताने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे बैठा हूँ। कौशल चौधरी, 3 साल के लिए आप, अगेन ये सेम सवाल है, आपका मोटिव क्या है? आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं देन पीजी इज मैंडेटरी, तो पीजी करिए। अगर प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली अंडर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अमन, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत पेशेंसली वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि मैं 3 या 4 लोगों को, मैक्स टू मैक्स 6 लोगों को ले रहा हूँ और अभी के लिए 3 नेक्स्ट अपकमिंग बैच फुल है। सर अभी निदान करना डिफिकल्ट लगता है क्योंकि पेशेंट सिर्फ गुरु ही खाए, ऐसा नहीं होता। मैं यही तो बता रहा हूँ, आपका तो कुछ नाम भी पता नहीं चल रहा, PDV 2109 मोबाइल नंबर जैसे कुछ लिखा हुआ है। ऐसा तो मैं पासवर्ड भी नहीं रखता हूँ जैसा आपने यूजर नेम रखा हुआ है। सॉरी, आपका नाम क्या है वो पता नहीं है, पर ये जो कमेंट है ना उसके ऊपर यही आएगा। मैंने एक चीज को इजी करने के लिए आपको समझाया है, आप उसको खुद कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। गुरु चीज जो है वो सिबलिंग दोष, मतलब गुरु के साथ मोस्टली स्निग्ध जुड़ा हुआ ही रहता है, वो तो क्लस्टर में ही आएगा। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से गुण बिगड़े हुए हैं और कितने गुण, कितनी चीजें इसमें खराब हुई है, वो सोचो। और उसके विरोधी गुण, सिर्फ 20 गुण बताए हैं, उसमें से भी सिर्फ 4 गुण इंपॉर्टेंट है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये इतना ही सोचना है, इतनी ही चिकित्सा है। इतना कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो खुद कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्लस्टर में रोग आता है, उसमें से एक ही चीज पकड़िए और उस हिसाब से करिए, क्योंकि गुरु और स्निग्ध साथ है। कभी ऐसा नहीं होगा कि गुरु के साथ रुक्ष आया, ऐसा नहीं होता। तो चीजों को एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर चैट जीपीटी का आयुर्वेद में क्या योगदान हो सकता है? क्या पता आप कुछ कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ। निदान इनिशिएट करने के लिए क्वेश्चन कैसे रखे? कई बार ऐसे लगता है कुछ फालतू क्वेश्चन कहीं पूछ तो नहीं रहे, पूछो ना, बातें करो पेशेंट के साथ, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको क्वेश्चनरी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप कितने कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो अच्छा वैद्य बन सकता है। आप पेशेंट के साथ जितनी अच्छे से बात करोगे, पेशेंट उतने ही अच्छे से आपके साथ बाकी की सारी चीजें शेयर करेगा। सबसे पहले उसको अगर आपने कंफर्टेबल बना दिया या अपने कंफर्ट जोन में ले लिया, तो वो सारी चीजें खुद ब खुद बताना शुरू कर देगा। 2-4 फालतू सवाल हो गए, डजंट मैटर, आपको स्टेज पर नहीं बैठे हो, आप कंसल्टिंग कर रहे हो, पूछिए उनसे, चीजें निकालना। या अब हम पहले सीखते हैं ना, हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट, बराबर। तो वो आर्टिस्ट आपको बनना चाहिए। पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट कोई मना नहीं करेगा कि ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हो। एवीएन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर किसी और दिन लाइव करेंगे। हेडेक में एसओएस क्या कर सकते हैं? एसओएस विद्ध कर्म कर सकते हैं, एसओएस अग्नि कर्म कर सकते हैं, एसओएस रक्त मोक्षण कर सकते हैं, एसओएस नस्य दे सकते हैं, एसओएस टैबलेट दे सकते हैं, एसओएस बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्योति जी, जनवरी की बैच फुल हो चुकी है, आपको लगभग नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। सर आयुर्वेद में इमरजेंसी कंडीशन कैसे संभाली जा सके? मेरा एक प्रीवियस लेक्चर हुआ है ऑन इमरजेंसी टॉपिक, और वो शायद ए हीलर टू बी के साथ हुआ है। आप कहीं पर भी जाकर वो आयुर्वेदा इन इमरजेंसी वाला लाइव देख सकते हैं। स्वाइन राई, क्या ही नाम आ रहे हैं आज मुझे यार। 4 स्टेज का जो कुछ भी है वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। सर उरुस्तंभ को मॉडर्न में किससे कोरिलेट करें? 2 चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक, उरुस्तंभ आज की कंडीशन में ज्यादातर केसेस में दिखता नहीं है, बहुत कम मात्रा में दिखता है, या कभी कभी ऐसे दिखता है कि लोअर बैक के पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ चीजें आती हो। मैं प्रिफरेबली उसमें अग्निकर्म करता हूं और कुछ नहीं करता। सेकंड, किसी भी चीज को या किसी भी आयुर्वेद के डिजीज को आपको मॉडर्न के साथ कोरिलेट नहीं करना है। आपने जिस समय मॉडर्न के साथ कोरिलेशन करना बंद कर दिया, उस समय आपका सही आयुर्वेद अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।
तो आपको अगर बेस्ट आयुर्वेद मेडिसिन मतलब प्रैक्टिस करनी है या बेस्ट आयुर्वेद मेडिसिन देनी है पेशेंट को, तो सिर्फ वात पित्त कफ और आयुर्वेद डायग्नोसिस करें। दोष धातु मल के सिद्धांत पर अगर काम करेंगे तो सही और सच्चे अच्छे वैद्य बन पाएंगे, अदरवाइज हर्बो प्रैक्टिशनर बन के रह जाएंगे कि उरुस्तंभ को मॉडर्न में ये बोलते हैं और उसके बाद मॉडर्न के हिसाब से उसमें ये ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उस वैसी इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग आयुर्वेद में कौन सी है वो ढूंढ के उसको दे दो, तो इसमें कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। बेस्ट ड्रग फॉर आयुर्वेद बेस्ट ड्रग फॉर हाइपर एसिडिटी। सर जो डिजीज संहिता में असाध्य बोले हैं उसकी प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक संहिता में है, अकालो ध्रुव मृत्यु, ऐसा अश्मरी में बोला है शायद, क्रिया अकालो ध्रुव मृत्यु संशय, कोई एक अच्छा सा श्लोक है जिसमें क्रियायाम संशयो भवेत्, ऐसा कुछ है कि असाध्य व्याधि की भी ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए, ट्रीटमेंट करोगे तो शायद पेशेंट ठीक भी हो जाए। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्, ऐसा है कि अक्रिया ना मतलब चिकित्सा ना करने से उसकी डेथ कंफर्म है, पर अगर शायद आपने चिकित्सा कर दी तो उसको रिलीफ अगर मिल गया तो आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा और पेशेंट कितने पेशेंट को भेजेगा, तो डेफिनेटली उसकी चिकित्सा तो करनी ही चाहिए, किसी भी पेशेंट को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। और असाध्य के लिए मेरा मानना ये है कि वो डिजीज का डायग्नोसिस मैटर नहीं करता, अगेन उसकी अवस्था मैटर करती है। जैसे कि लिंगनाश जो है वो असाध्य बोला गया है, पर कभी कभी हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि लिंगनाश भी रिवर्स होता है, तो आप उसको किस एंगल से किस तरह से देखते हैं दैट मैटर्स अ लॉट। नागपुर में किसके पास प्रैक्टिस के लिए जाए, नागपुर में प्रैक्टिस के लिए जाना हो तो डॉली की टपरी चाय वाले के पास जाओ। सर आपके अकॉर्डिंग कास्ट औषधि या रस औषधि पर ट्रीटमेंट करनी सही है? देखिए ऐसा नहीं होता, एक क्रोनोलॉजी है प्रैक्टिस की, आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो देखना है। अवस्था जो है वो बहुत ही मैटर करती है। मेरा मानना ये है कि मेरी क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले आहार से ठीक करो, उससे नहीं होता तो कास्ट औषधि से ठीक नहीं होता तो रस औषधि, और रस औषधि से ठीक नहीं होता तो फिर मैं अगध का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब तक आपको लगे कि संप्राप्ति बहुत हीन बल वाली है तो आप कास्ट औषधि ही इस्तेमाल करें, पर ऐसा नहीं कि कास्ट औषधि की प्रैक्टिस करते हैं या फिर सिर्फ रस औषधि की, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंट की रोग की अवस्था के हिसाब से मेडिसिन चूज करनी चाहिए। जहां पर तलवार से काम लेना चाहिए वहां तलवार ही चलेगी, वहां पर सुई नहीं चलेगी। यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल आने लगे यार। अक्रियायाम, हाँ वही। संहिता अध्ययन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? संहिता को संहिता की तरह पढ़े, उससे प्यार करे, पारायण करे, उसको हृदयस्थ करे, दिमागस्थ नहीं। हायर एल्टीट्यूड सिकनेस का आयुर्वेद में रेफरेंस है, रेफरेंस का पता नहीं, कल्पस्थान में है शायद एक जगह पर, जहाँ पर जिसकी ट्रीटमेंट मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया था 6-7 महीने पहले, इसको हम बोलते लॉन्गर ड्यूरेशन तक, मतलब हम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से,
तो उसके बाद यहाँ से यहाँ पर भी दिन था और ट्रैवल करके गए, तो अदर कंट्री में भी डे टाइम होता है, जेट लैग जिसे बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करी थी। यही सारी चीजें सुश्रुत कल्पस्थान में दी गई है। उसी हिसाब से वो सारे सिम्टम जो है वो जेट लैग को बताते हैं। तो जेट लैग की ट्रीटमेंट मैंने एक अफ्रीकन पेशेंट की थी, उसमें बहुत सारा रिलीफ मिला था। तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो वात के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आपके बेसिक कंसेप्ट ठीक हो तो आप ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हायर अल्टीट्यूड ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। उससे होता क्या है, ऊपर जाने की वजह से जो आपका वात बढ़ता है या फिर वायु में कुछ गुणों में ऊंच नीच जो होती है उसको ठीक करने की ट्रीटमेंट दो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या एक एक चिकित्सा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सवाल आ रहे हैं। शमन चिकित्सा या शोधन चिकित्सा, रस औषधि, काष्ठ, ऐसा नहीं होता। चिकित्सा के भेद बताए हैं, पर उस एक चिकित्सा को उस तरह से अलग नहीं लेना चाहिए। आपको ये चीजें क्यों अलग क्यों लगती है? डिवाइड हो रहे हैं मतलब आपको समझने के लिए बता रहे हैं ना। ये एज अ होल चिकित्सा है, बराबर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ शोधन ही करते जाओ या सिर्फ शमन ही करते जाओ। जहां पर जिसकी जरूरत है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। हम गुजराती में बहुत अच्छे से इस चीज को बोलते हैं कि पढ़ से एवी देवा से, मतलब जैसा होगा वैसी ट्रीटमेंट होती है ना। जब शोधन की जगह बताई गई है, जैसे कि शोधन का इंडिकेशन क्या है, बहुदोषस्य लिंगानी तस्मय संशोधनम हितम, बराबर। तो जहां पर बहुदोष की अवस्था है वहां पर तो संशोधन ही देना पड़ेगा, वहां पर आप शमन कैसे यूज कर सकते हो, बराबर। तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है कि फोकस तो दोनों पर करना पड़ता है। चिकित्सा एज अ होल एक अम्ब्रेला है, वो सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। उसमें पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन आपको सिखाने के लिए बताया है। वो चिकित्सा का भेद नहीं है या फिर वो एक संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। अगत का इस्तेमाल हर डिजीज में, अरे यार, अगत का इस्तेमाल जहां रस, काष्ठ और आहार काम नहीं कर रहा वहां पे करना है। अगत मतलब मृत्यु के नजदीक जा चुका है पेशेंट, तब इस्तेमाल करना है। चलो अब बहुत हो चुका, एक लास्ट सवाल। सर, जो पेशेंट हमारे पास आके गारंटी मांगते हैं उन्हें हम क्या जवाब दें? कंसोल करें। ये इसका मेरा बेस्ट तरीका ये है कि मैं जो मेडिसिन देता हूं वो मतलब और पथ्य देता हूं ना, मैं उसके बाद बोलता हूं कि अगर आप मैं जो बोलता हूं वैसा करेंगे तो आप जो बोलते हो वैसा रिजल्ट मैं दूंगा। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर अच्छे से काम करके सिद्धांतिक ट्रीटमेंट करोगे, उसको बोलो कि इतना इतना कुछ करना पड़ेगा। वो अगर ये सारी चीजें करने के लिए प्रिपेयर्ड है तो आपका डिजीज 100% क्लियर कट सॉल्व हो सकता है, बराबर। और अगर वो नहीं करता है तो वो आपसे ये बेफितूल के सवाल पूछेगा ही नहीं। गारंटी तो आजकल किस चीज की दी जाती है, गारंटी देने की जरूरत ही नहीं है। उसको सीधा मुंह बोलिए ना कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो करेंगे। मैं काढ़ा सुबह 7 बजे देता हूँ, 4 बजे देता हूँ, आप ले सकेंगे? अगर ले सकेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर दवाई ही नहीं लेंगे, पथ्य सेवन नहीं करेंगे तो फिर ठीक होने की बात मेरे पास आके करिएगा ही मत। सिंपल चीज है। सर जी, हेयरफॉल में बहुत सारे पेशेंट पर विद्ध कर्म किया, रिजल्ट नहीं मिला, ऑयल कौन सा बेस्ट रहेगा? भूमि सत्व का प्रीणनम हेयर ऑयल, भूमि सत्व में एक केशायु ऑयल करके भी है, वो बेस्ट रहेगा। पर हेयरफॉल में विद्ध कर्म इफेक्टिव है ऐसा नहीं है। हेयरफॉल में आप विद्ध कर्म भी कर सकते हो, आप लेपन चिकित्सा भी कर सकते हो। अगेन ये जैसे मैंने टॉपिक का नाम रखा है संप्राप्ति संगठन, संप्राप्ति विघटन, यही इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक व्याधि में या हर एक हेयरफॉल के केस में आपको विद्ध कर्म रिजल्ट नहीं देता। विद्ध कर्म संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। अल्दो मैं 90% केस में विद्ध कर्म की ही प्रैक्टिस करता हूं, पर फिर भी विद्ध कर्म संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। आपको निदान देखना पड़ेगा, आपको दोष दोष समूर्चना समझनी पड़ेगी, आप तभी चिकित्सा कर पाएंगे। विद्ध कर्म इज अ पार्ट ऑफ अ डिजीज, नॉट अ होल ट्रीटमेंट। सॉरी, विद्ध कर्म इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, नॉट अ होल ट्रीटमेंट, बराबर है। तो विद्ध कर्म वात और रक्त की संप्राप्ति में काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा पित्त और रक्त की संप्राप्ति में काम करेगा। पर जहां पर मार्गावरोध है, जहां पर उदावर्त है,
जहां पर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है वहां पर विद्यकर्म का कोई रोल ही नहीं है। जहां पर एज रिलेटेड हेयर फॉल है, जहां पर कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से, जहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है, टैबलेट्स ज्यादा ली है पेशेंट ने, तो उन सब में आपको कोष्ठ की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको अग्नि ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें रिजल्ट ले पाएंगे। अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। विद्यकर्म हर रोज करोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप पेशेंट में अवस्था नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई ट्रीटमेंट 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगी। 100% मतलब विद्यकर्म हेयरफॉल में काम करता है पर सभी हेयरफॉल में काम नहीं करता। 10 में से 3 में करेगा, 7 में नहीं करेगा। 7 में से 3 में लेप चिकित्सा काम करेगी, 3 में रक्त मुक्षण काम करेगा, 3 में कपिंग काम करेगा, 3 में सिर्फ औषध काम करेगा। बराबर। तो जैसा जैसा निदान उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सोचनी है। ये लास्ट सवाल था। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।